Hi, this is Adiba, and today we will discuss about principle of inheritance and variation. Inheritance मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को सिंपल अगर हम कहें, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो करेक्टर है वो पेरेंट्स से बच्चों तक जाती है, बच्चों से फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, और ये हमारी जो ये प्रोसेस है जो वो चलता रहता है। इसके बाद हमने कहा वेरिएशन। हम देखते हैं जो बच्चे हैं, बच्चों में ज़्यादातर जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स के आते हैं। कलर कॉम्प्लेक्शन अगर दोनों का डार्क है तो बच्चे का ज़्यादा चांस है डार्क होगा। अगर पेरेंट्स के बाल कर्ली हैं तो बच्चे के ज़्यादा चांस है वो कर्ली बालों वाला होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार 100% ऐसा ही हो। बहुत बार देखते हैं हम लोग, बच्चा दिखने में अलग लगता है एकदम पेरेंट्स से, सिबलिंग से अपने अलग लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को वेरिएशन बोलते हैं। पहली चीज़ करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस, और अगर उसके अंदर चेंज आता है तो ये हमारे पास है वेरिएशन। अगर हम ऑफस्प्रिंग को देखें, ऑफस्प्रिंग मतलब जो हमारी प्रोजनी है, जो पेरेंट्स की जनरेशन, जो बच्चे आगे पैदा हो रहे हैं, वो कई बार पेरेंट्स जैसे दिख सकते हैं, कई बार पेरेंट्स जैसे नहीं दिख सकते। कई बार वो सिबलिंग जो आपस में है एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कई बार बिल्कुल मिलते जुलते नहीं। These are the several related questions are dealt with scientifically in a branch of a biology known as genetics. जेनेटिक्स इसी को कहा जाता है, मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये सब डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रही है और इसमें बदलाव क्यों आ रहा है, क्यों चेंज हो जा रहा है, तो इसी चीज़ को जेनेटिक्स बोला जाता है। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट जो डील करता है कि जो इनहेरिटेंस, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं, करेक्टर आ रहे हैं, वो करेक्टर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, और अगर उनके अंदर चेंज आ रहा तो वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पहली बात अगर हम इनहेरिटेंस को देखें, इज अ प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सिंपल अगर हम कहें, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो करेक्टर होते हैं, करेक्टर मतलब कोई भी बात, उनका कलर मान लो, उनके बालों का चीज़ मान लो, उनकी हाइट मान लो, उनकी आवाज़, उनकी अंदर की भी जो भी क्वालिटी है, जो उनके करेक्टर हैं, वो पास होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफ़र होते हैं, और इसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला जाता है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब ये वो डिग्री है, ये वो रेट है जिस जो हमें शो करता है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से कितने हद तक अलग है। Human knew from as early as 8,000 to 10,000 BC, variations was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animal। मतलब ये ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है, मतलब हम लोग काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर करेक्टर अलग देखते हैं, काफ़ी सारी जानवरों के अंदर अलग देखते हैं, ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं मैच नहीं करता। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये कॉमन प्रोसेस चलता है। ये जो इनहेरिटेंस है, जो हमारा टॉपिक जो बेस्ड है जिसके ऊपर, ये जो लॉ दिया था ये मेंडल ने दिया था। अगर हम इसकी बात करें, जॉर्ज मेंडल, इसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और एक्सपेरिमेंट इसने कंडक्ट किया था पी प्लांट के ऊपर, मतलब मटर के पौधे के ऊपर। उसकी भी काफ़ी सारी वजह थी, उसने मटर का प्लांट की सिलेक्ट किया। 7 सालों तक इसका एक्सपेरिमेंट चला था। उसके बाद इसने अपनी थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Mendel's applied statistical analysis and mathematical logic to problem in biology। मतलब इसने अपना पूरा एनालिसिस करके, पूरा लॉजिक करके इसमें बताया था कि किस तरह से जो करेक्टर है वो पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफ़र होते हैं। मटर का प्लांट जिसके ऊपर उसने अपनी सर्च की थी। उसके बाद जो हम लोग जो मेन जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे जीन्स है, एलील है, डोमिनेंट, रिसेसिव, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इनहेरिटेंस की। जब भी हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, बहुत ये टर्म बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, तो इन टर्म के बारे में पहले देख लेते हैं। जीन्स, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जीन क्या है, जीन को हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस पहली बात कि जो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है। अगर हम इसकी बेसिक यूनिट की बात करें तो ये होता है जीन। मतलब किसी के बाल कर्ली है, किसी की आइज़ का कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लू है, किसी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी हाइट लंबी है, उसकी छोटी है, तो ये किस वजह से होता है, उसकी जीन्स की वजह से। मतलब किसी की ब्राउन कलर की आई है तो उसके जो पेरेंट्स है, मतलब उसके पास ब्राउन कलर का जीन है। उसके पेरेंट्स के पास किसी में होगा ब्राउन, जो आगे ट्रांसफ़र होगा, या फिर उनके पेरेंट्स में होगा, ये चीज़ आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है। यही चीज़ इनहेरिटेंस है।
तो मेन चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे आँखों का जो कलर है, ये चीज़ हमारी होगी जीन। एलील एलील और जीन में काफ़ी कन्फ्यूज़न आती है। जीन क्या है, सॉरी एलील क्या है, एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जो जीन है हमारा, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलील है। जैसे अगर हम हाइट की बात करें, हाइट जो करेक्टर है, हाइट है हमारा जीन। अब हाइट हमारी कैसी है, टॉल है या फिर शॉर्ट है, तो ये चीज़ कौन को डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एलील। करेक्टर जो पूरा है, जैसे आइज़ का कलर है, आइज़ का कलर मतलब कौन कर रहा है, किसे हम किसके ऊपर डिस्कस करें, आई कलर जी, आई को जब हम डिस्कस करें तो जीन। फिर आगे हम दिखा रहे हैं आई हमारी ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, कैसी है, तो वो चीज़ कौन किसके ऊपर डिस्कस करें हम लोग, एलील के ऊपर। मतलब एलील जीन से भी छोटा छोटा है। अगर हम इस तरह से देखें, जो जीन होता है हमारा, जीन पूरा हमारा पेयर होता है, जैसे ये हमारा पूरा जीन है, होमोजाइगस टोल है, ये पूरा जीन है। और एलील क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है हमारा, जैसे ये हमारा क्या है, एक एलील, फिर ये दूसरा एलील, मतलब दो एलील मिलके हमारा क्या बनाते हैं, एक जीन बना लेते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन वन जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब ज़रूरी नहीं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो बच्चों तक आए, बहुत बार मतलब बच्चों में एक्सप्रेस हो। जैसे पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्लू है तो ज़रूरी नहीं बच्चे की आई का कलर ब्लू होगा, तो अगर ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, तो जो जब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है मतलब वो कैरेक्टर डोमिनेंट है। द डोमिनेंट जीन इज नेम्ड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर इन कैपिटल फॉर्म। हमेशा जब भी कोई लेटर जो हमें जीन दिख रहा है, कोई एलील दिख रहा है, अगर वहाँ पर कैपिटल सिंबल है, जैसे यहाँ पर टी दिखा रखा है, तो ये मतलब हमारा क्या डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसे हाइट की बात हो रही है, हाइट के लिए हम लोग बोलते हैं जो कैरेक्टर है टी, कैपिटल टी है जैसे, तो ये चीज़ें मतलब कैपिटल टी क्या शो कर रही है, कैरेक्टर हमारा कैसा है, डोमिनेंट। इसी तरह रिसेसिव, रिसेसिव की बात जब भी होगी तो हमारा क्या होगा, हमेशा जो जिस चीज़ से शो होगा वो होगा हमारा स्मॉल। स्मॉल जहाँ भी स्मॉल लेटर से शो हो रहा है मतलब वो करेक्टर कैसा है, रिसेसिव है। उसके बाद एक और टर्म आती है होमोजाइगस। होमोजाइगस हम लोग बोलते हैं एकदम सेम, अगर जो एलील है हमारे सेम हो, जिस तरह से टी टी मतलब दोनों ही कैपिटल हो या फिर दोनों ही हमारे स्मॉल हो, तो ये हमारे पास हुई होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब दोनों सेम एक जैसे नहीं होंगे। ऊपर वाली कंडीशन हमारी होमोजाइगस है, नीचे वाली हेट्रोजाइगस है। उसके बाद हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी किसी की कैसी है, जैसे वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है, मतलब लंबा है छोटा है, फ्लावर है तो वो रेड कलर का है या वॉयलेट है, या सीड है तो राउंड है या फिर रिंकल्ड है, फ्लावर है वो एक्सेल है या फिर टर्मिनल है, मतलब वो दिखने में कैसा है, वो चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, ये चीज़ हमें शो करती है फिनोटाइप। जैसे हमने ऊपर बात की, हमने यहाँ बात की टोल, अब ये टोल हमारा क्या हुआ, फिनोटाइप हो गया। अब इस टोल को कौन सी शो करती है, या तो वो होमोजाइगस होगी या फिर हेट्रोजाइगस, तब भी टोल होगी। तो ये चीज़ जो शो करती है, ये जो हमारे पास चीज़ है, ये हमारी हुई जीनोटाइप। और जो टोल है पूरा कैरेक्टर जो शो करा है वो हमारी हुई फिनोटाइप। इसी तरह जो ड्वार्फ कब होगा, ड्वार्फ होगा हमारा टोटली जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो ड्वार्फ है हमारा फिनोटाइप, और जो स्मॉल टी टी है ये क्या चीज़ हुई, हमारी जीनोटाइप। उसके बाद अगर हम जीन की बात करें, जीन हमारी होती है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एलील वन फॉर्म ऑफ अ जीन, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, जीन हमारे पास है, जैसे ये पूरा हमारे पास जीन है, वन फॉर्म ऑफ अ जीन, जैसे ये एलील ये हुआ, ये हमारे पास अलग एलील हुआ, ये दोनों अलग चीज़ है। जीन कंबाइन को मिला के बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे तो एलील है। डोमिनेंट मतलब जो करेक्टर शो हो जाता है, रिसेसिव जो करेक्टर जो शो भी हो सकता है नहीं भी शो होता। शो कब होगा, एक सिर्फ एक कंडीशन के अंदर ये हमारा करेक्टर शो होगा, जब रिसेसिव कंडीशन होगी, मतलब दोनों ही सेम एक जैसे होंगे, तब रिसेसिव पहली बात स्मॉल होना चाहिए, अगर दोनों ही स्मॉल है तब वो करेक्टर शो हो सकता है। अदरवाइज अगर कंडीशन हमारे पास ऐसी है तो हेट्रोजाइगस में मतलब एक रिसेसिव है तब ऐसा करेक्टर शो नहीं होगा। उसके बाद है जीनोटाइप, मतलब जीन का टाइप किस तरह से, लेटर कौन से डिनोट कर रहे हैं, फिनोटाइप मतलब ये दिखता किस तरह से है। उसने अपना जो मेंडल हाउस ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट के अंदर, और उसने मतलब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे इसने,
फिर उसके बाद उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया था इसी के ऊपर। मेंडल सेलेक्टेड 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी एज पेयर। इसकी बहुत सारी वजह है। उसके बाद इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर क्या था, एक जैसे येलो वाइट कलर का फ्लावर है हमारे पास, एक उसने पर्पल कलर का फ्लावर लिया था, इन दोनों की आपस में ब्रीडिंग कराई थी। उसके बाद क्या देखा था, सारे के सारे क्या आए थे, पर्पल कलर के फ्लावर आए थे, मतलब जो पहली जनरेशन आई थी। मतलब जो वाइट कलर था वो शो नहीं हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हमें शो होगा। अभी जो पी प्लांट है उसकी क्या वजह, उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि पहली बात तो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा प्लांट जिसके पास क्या होंगे, दोनों ही होंगे, मेल भी होगा उसके अंदर और फीमेल भी होगी, मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों है। तो ऐसे में अगर ऐसी कंडीशन है बाइसेक्सुअल है, मतलब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। पी प्लांट जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सीड फॉर ईच जनरेशन, और हर जनरेशन में ये काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। तो हो सकता है बहुत सारे सीड हमारे पास डीक हो जाए, होता भी ऐसा ही है। तो ये इतना लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है कि खराब होने के बावजूद नंबर हमारे पास सेफ रहता है। उसके बाद जो इसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, सीड का उसने पहली जो उसने सीड लिया था, सीड में हमारे पास था पहली बात फॉर्म उसने ली थी ग्रे थी और राउंड थी, और जो वाइट था वो रिंकल था। और उसके बाद जो कॉटिलीडोन थे सीड के, वो येलो थे और ग्रीन थे। दो करेक्टर उसने हर किसी के बारे में लिया था। फ्लावर को उसने कलर के बेस पे लिया था, वाइट कलर के फ्लावर लिए थे, वायलेट कलर के फ्लावर लिए थे। पोड की जो फॉर्म थी, एक पूरी फुल फॉर्म थी, एक थी हमारे पास इस तरह की कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। उसके बाद जो पोड का कलर के ऊपर लिया था, एक येलो कलर का पोड लिया था, ग्रीन कलर का पोड लिया था। उसके बाद उसने फ्लावर का प्लेस देखा था, फ्लावर का प्लेस या एक्सियल पे है या बिल्कुल टॉप पे टर्मिनल पे है। फिर उसके बाद उसने साइज देखा था कि वो लंबा है या फिर शॉर्ट है, मतलब हर चीज़ के स्टेम के बारे में, स्टेम की उसने पोजीशन देखी, साइज देखा। इसी तरह पोड की उसने फॉर्म देखी, कलर देखा। इसी तरह फ्लावर का जो देखा उसने कलर देखा। सीड का उसने कॉटिलीडोन देखी कि डबल कॉटिलीडोन है या फिर सिंगल, जो कॉटिलीडोन कलर किस तरह का, येलो है या फिर ग्रीन है। इसी तरह फॉर्म देखी थी उसने, राउंड है या फिर रिंकल्ड है। उसके बाद इसने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अगर एक जीन का इनहेरिटेंस होता है, हमारे पास जो इनहेरिटेंस है वो मोनोहाइब्रिड भी हो सकता है, डबल हाइब्रिड भी हो सकता है, ट्राई हाइब्रिड भी हो सकता है, बहुत मतलब आगे ऐसे आगे हाइब्रिड हमारी हो सकती है। अगर सिंगल जीन की बात करें हम लोग, सिंगल जीन अगर हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट डिफरेंट इन वन कैरेक्टर पेयर इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे इसने यहाँ पर लिया मेंडल है, जैसे यहाँ पर टोल था, टोल में से जो हमारा जो गैमेट बना, ये जो हमारा बन रहा है, हमारा गैमेट बन रहा है। पहले हमारा ये एक शॉर्ट प्लांट का जीनोटाइप है, एक टोल प्लांट का। शॉर्ट और टोल अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारी फिनोटाइप। उसके बाद जो हमारे सेकंड नंबर पे है, ये है हमारा जीनोटाइप। ऊपर थी हमारी फिनोटाइप, जो टॉल और शॉर्ट है, इसको डिनोट कौन कर रहा है, दैट इज अ जीनोटाइप। उसके बाद जो गैमेट बन रहे हैं टी एंड स्मॉल टी, इससे हमारा क्या बनना है, ऑल टी, और जो प्लांट्स है हमारे वो टॉल बनेंगे। मतलब जो पेरेंट्स आर शॉर्ट वो पहली जनरेशन में, ये हमारी है F1 जनरेशन, मतलब जो पहली जनरेशन आई है, इसके अंदर शॉर्ट वाले एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। अगर हम इसी चीज़ को पुनेट स्केयर के अंदर देखें, जो टी है, इनको हमने क्रॉस कराया आपस में, ये टी और टी आपस में क्रॉस हुए तो क्या बना हमारे पास, टॉल। फिर उसके बाद ये वाला टी इसके साथ जब हुआ तो क्या बना, तब भी टॉल। उसके बाद ये वाला टी इसके साथ क्रॉस हुआ, तब भी हमारे पास रिजल्ट आया टॉल। और उसके बाद ये दोनों आपस में जब क्रॉस हुए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, शॉर्ट। मतलब रिसेसिव कब अपना शो करेगा, जब वो दोनों सेम करेक्टर होंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जीनोटाइप की बात करें, वो सब थी टोल और ड्वार्फ, ये सब था उसका फेनोटाइप। और इसमें जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव। फिर उसके बाद मेंडल ने क्या देखा था, सेल्फ पॉलिनेशन की थी। और यहाँ पर हमारा जो मेन चीज़ है, मेंडल ने जो उसने अपनी जो उसकी फर्स्ट जनरेशन आई थी, ये चीज़ है हमारे पास। जैसे फर्स्ट जनरेशन,
पहले इसने क्या लिया था, प्योर टॉल प्लांट लिए थे, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए थे। उसके बाद ये क्या बना, हमारे गैमेट्स। इन गैमेट के बाद इन गैमेट ने आपस में फ्यूज किया, टी मतलब कैसे रिजल्ट आए हमारे पास, सारे के सारे 12। तो ये सारे टॉल आए। फिर इन टॉल का जब हमने आगे इनकी गैमेट्स बने टी एंड स्मॉल टी, इनकी सेल्फिंग कराई, तब हमारे पास कितना रेशो आया, 3:1 का। मतलब जो 3 प्लांट थे हमारे पास, ये हमारे पास थे टॉल, और जो एक था हमारे पास, ये था हमारा शॉर्ट प्लांट। मतलब मोनोहाइब्रिड हम लोग ऐसे क्रॉस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करें, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। पहली जो जनरेशन है वहाँ पर सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ, जैसे टोल और ड्वार्फ थे। टोल ड्वार्फ में जो टोल था वो डोमिनेंस था, तो पहली जनरेशन में सिर्फ वही शो हुआ। उसके बाद उसकी गैमेट बने, उनकी सेल्फिंग हुई। तो हमने जो हमारी सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि हमें जो शॉर्ट है वो भी दिखा। मतलब 3 हमें टॉल प्लांट दिखे, तीन मतलब जो हमारा रेशो था 3:1 का था, कि 3 हमारे पास लॉन्ग प्लांट है, एक शॉर्ट। नंबर कितना भी बढ़ता जाए, रेशो इनका हमेशा जो डिवाइड होके आ रहा था, रेशो वो 3:1। थैंक यू।